नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग ज्योग्राफी के सेकेंड पार्ट पे चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोगों को पढ़नी है, लेकिन उसके पीछे कुछ बेसिक्स थ्योरियां हैं, उन पर हम लोगों को पहले समझना होगा, बात करनी होगी, देन स्टार्ट टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोगों के यूपीएससी और पीसीएस के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं, और वो बहुत ही जल्दी, चाहे स्ट्रैटेजी हो, चाहे प्लान आउट हो, चाहे उस पर डिस्कशन के पॉइंट्स हो, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक इस समय आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इन पे हम लोग बहुत जल्दी डिस्कशन करने वाले हैं। और जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए चीजें वो करने वाले हैं जहां पर सफलता आप लोगों की सुनिश्चित हो सके, जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे ही चीजें कंसीडर हो रही हैं, और धीरे धीरे उसी फ्लो में चल रहे हैं। यूपीएससी का एग्जाम नियर है, पीसीएस का एग्जाम थोड़ा सा आप लोगों का अक्टूबर नवंबर की तरफ जा रहा है। लगातार मैं इस बात पे बात कर रहा हूं, तो हम लोग उन पे भी बात करेंगे। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट आता है अल्फ्रेड वेगनर के बाद सागर नितर्क प्रसरण सिद्धांत की बात करते हैं, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात यहां पर की गई। आखिर इसके पहले भी कुछ सिद्धांत आए थे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि इसके पहले सिद्धांत आया, इसके पहले जो सिद्धांत आया वो था आर्थर होम्स का संवहनीय धारा सिद्धांत। जो मानक रूप से अगर हम लोग बात करें संवहनीय धारा सिद्धांत, ये 1927 और 28 के बीच में आया था। ये सिद्धांत जो था ये 1927, लेकिन जब बात करते हैं कि हाँ, इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो ये 1920 हो जाता है। 1920 से 1928 के बीच में इस सिद्धांत को दिया था आर्थर होम्स ने। आर्थर होम्स, इसका थोड़ा सा बेसिक आपको ब्रीफ करूंगा। संवहनी धारा सिद्धांत का मतलब होता है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक, इसका मतलब ये था कि थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि कनेक्ट करने में आप लोगों को आसानी होगी वहां पर। जैसे मान लें कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी हमारी 3 परतों से मिलकर बनी हुई है। ठीक, हमारी पृथ्वी 3 परतों से, तो हम यहां पर 2 परतों की चर्चा करेंगे। एक तो आपकी क्रस्ट की या ऊपर पट्टी की, और दूसरा मेंटल की। ठीक, क्योंकि मेंटल ही मेन उत्तरदायी कारक होता है यहां पर। ठीक, तो यहां पर दूसरा पॉइंट, चीजें समझने वाली जो आएंगी वो ये आएंगी कि हमारी क्रस्ट जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक तो ऊपरी और दूसरी निचली। क्रस्ट, ठीक है। इसी प्रकार मेंटल भी है हमारी, लेकिन मेंटल को हम अभी नहीं टच करते। अब समझने वाली बात है कि यहां से कुछ तरंगें निकलती हैं,
ये कहां से निकल रही हैं? ये आपके मेंटल क्षेत्र से निकलती हैं। इनको हम कहते हैं संवहनीय धारा। धारा, ठीक। अब ये जो करंट निकल रही है तो इनकी गति कैसी होगी? टकराने के बाद नॉर्मल सी बात है, ये जब यहां से टकराएंगी तो कुछ आपकी तरंगें आगे की तरफ और कुछ दाएं और बाएं मुड़ जाती। इस तरह से ये आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती हैं। कहां चल रही हैं? आंतरिक भाग में चलती हैं, ठीक। ये संवहनी तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती है, ठीक। और जो ये निचला है, यहां पर आपका क्या होता है? दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल, दुर्बल का नाम से ही कमजोर है, मतलब हमारी पृथ्वी का जो ये वाला सिरा है ये कैसा होता है? कमजोर होता है, ठीक। कमजोर होने के कारण ये टूटेगा, टूटने के बाद यहाँ पर भूकंप एवं ज्वालामुखी की क्रियाएं होती, जिससे नवीन चट्टानों का निर्माण होगा। क्या होता है? जब यहाँ पर ये ज्वालामुखी क्रिया होगी, समझो, जब इस क्षेत्र से ज्वालामुखी क्रिया होगी तो नवीन मुखी क्रिया। अब ज्वालामुखी क्रिया से क्या होगा? लावा निकलेगा। लावा इन द सेंस नवीन संरचना का निर्माण होगा, संरचना का निर्माण होगा। मोटा मोटा आप लोग समझ लीजिएगा, बस नवीन संरचना का निर्माण होगा। और ये केवल आंतरिक भाग की बात कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल क्रस्ट में तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि इस तरह की संरचना, क्योंकि अगर हम पृथ्वी की बात करें, ये हमारी अर्थ है ना, अर्थ है, तो हमारी पृथ्वी दो चीजों से निर्मित हो रही है। एक तो महाद्वीपों से, हमारी पृथ्वी में महाद्वीप भी हैं, और दूसरा हमारी पृथ्वी में महासागर भी है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बनेगी, ये संवहनी तरंगे जो चल रही हैं, वो संवहनीय तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग से चल रही, तो ये तो विभेद नहीं करेंगी। जहां पर इसे कमजोर पॉइंट मिलेगा वहीं से तोड़ के ये निकलेंगी, है ना। और जब ये निकलेंगी तो इसका मतलब है कि एक नवीन संरचना का निर्माण करेगी। और ये नवीन संरचना कहां कहां पर बनेगी? एक तो महाद्वीपों में बनेगी, महाद्वीपों में, और दूसरी महासागरों में भी बनेगी, महासागर में, ठीक। तो इसका मतलब है कि कन्वेक्शनल करंट से जो ये संवहनीय धाराएं चल रही हैं, ये क्या लेके चल रही हैं? ऊर्जा लेके चलती हैं, ऊर्जा धारण रखती है ना। इसका मतलब यही है। क्यों? क्योंकि जब भाप, एक चीज आप लोगों को पता है कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो भाप उठती है ना। जब भाप उठती है तो भाप में क्या होती है? अपने आप में गर्मी होती है। एक आग से जला व्यक्ति और एक भाप से जला व्यक्ति, सबसे ज्यादा वो बुरी तरह से जलता है तो भाप। क्यों? क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ का टेम्परेचर अगर हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 1900 डिग्री से लेकर 2900 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का मेंटल का आपके तापमान है, तो इसका तापमान भी इसी के अपेक्षा होगा, है ना। इसका भी तापमान जो होगा, संवहनीय धाराओं का तापमान भी ज्यादा होगा यहाँ पर।
तो संवहनीय धाराएं क्या करेंगी, जब इससे टकराती हैं तो ये इस क्षेत्र को, जो कमजोर क्षेत्र होता है, जैसे कि अपनी बॉडी है, अब बॉडी में देखा जाए तो ये ज्वाइंट्स हैं, तो वैसे ही पृथ्वी में कई जगह ज्वाइंट्स हैं जहां पर कमजोर हो गई, वहां पर जहां ज्वाइंट्स होंगे वहां पर तोड़ना आसान होता है। लेकिन अगर हम इसको कहें कि इसको तोड़ना आसान है तो ये मुश्किल से टूटेगा, बट ज्वाइंट्स 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 ज्वाइंट ज्वाइंट्स ये आसानी से टूट जाने वाली चीजें। तो ऐसे ही पृथ्वी के साथ भी कि संवहनीय धाराएं जो कमजोर क्षेत्र होता है वहां पर तोड़ती हैं। अभी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, जब मैं संवहनीय धाराएं आप लोगों को समझाऊंगा और प्लेट टेक्टोनिक में हम लोग इसकी विशेष तरह से पूरी ओपन करके बात करेंगे, तब आप लोगों को और अच्छे से, क्योंकि अभी हम लोगों को बस इसका एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। ठीक है, तो ये इसके पास भी ऊर्जा होगी, इसके पास भी गर्मी होगी, और ये गर्मी क्या करेगी, यहाँ पर इस पे टकराएगी और टकरा के जो कमजोर क्षेत्र होगा उसको तोड़ेगी और तोड़ के बाहर आएगी। तोड़ने के बाद क्या होगा, ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी, और उसके पहले जब तोड़ने का प्रोसेस चलता है तो टक्कर मारने का प्रोसेस होता है। भाई कहीं से भी अगर ये संवहनीय तरंगे टकरा रही हैं तो वाइब्रेट तो करेगा ना, ऐसे ऐसे हलचल होगी, और हलचल जितनी तेज होगी इसका मतलब क्या है कि संवहनीय तरंगों का प्रेशर बढ़ रहा है, और जब संवहनीय तरंगों का प्रेशर बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है जो कमजोर सतह है उसको तोड़ने की तरफ अग्रसर तेजी से हो रही है। और अगर हल्का भी पॉइंट इनको मिल जाता है तो कहते हैं, आप लोग ये देखे होंगे कि जब आप ट्यूब देखते हो, टायर ट्यूब, गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो स्कूटी में अगर आप लोग देखेंगे, बाइक में देखेंगे, जब तक छेद नहीं होता है तब तक हवा टाइट रहती, लेकिन जैसे ही उसे एक छेद हो गया, उसमें कभी कीली लग गई, कुछ लग गया, तो क्या हो जाती, हवा बड़ी तेजी से निकल जाती। इसका मतलब है वो मार्ग ढूंढ रही होती है, ठीक, और जहां से उसे मार्ग मिला तुरंत बाहर निकलना प्रारंभ कर देती है। तो सेम चीज ये आप लोगों के यहां पर पृथ्वी में भी है। वो जो संवहनीय तरंगे, कन्वेक्शनल करंट हैं, वो आपसे टकराती रहती हैं क्योंकि इनके पास ऊर्जा अधिक है, और ऊर्जा अधिक होने के कारण ये बाहर निकलने का प्रयास निरंतर करती रहती। लेकिन जब इन्हें कोई रास्ता मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं वोल्केनो प्रोसेस, ठीक, वोल्केनो की क्रिया की बात करते हैं, तो जैसे ही ये टकराती हैं और इसको रास्ता मिलता है तो सारी संवहनीय तरंगे क्या होती, बड़ी तेजी के साथ एक साथ आगे बढ़ जाती हैं, ऊर्जा को आगे लेके चलती। तो जो थोड़ा बहुत पार्ट बचता है उसको एक साथ ऊर्जा के बंचेस होते हैं, एक साथ नहीं आती हैं। ये देखो, जैसे कि एक तरंग यहाँ पर पहुंची, कुछ संवहनीय तरंगे पहुंची, फिर इससे नीचे 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 पहुंची, तो कई लेयर्स में, बंचेस में ये टक्कर मारती चलती। और जब बंचेस में टक्कर मारेंगे, अगर कहीं पर हल्का सा भी छेद है अपने टायर में, तो आप लोग देखते हो कि कार की हवा हो या बाइक की हवा हो या स्कूटी की हवा हो, बड़ी तेजी से कुछ ही समय में निकलना शुरू कर देती है। इसका मतलब है कि जो एयर विंड्स हैं वो भी क्या होती हैं, बंचेस में टक्कर मारती रहती है, बड़ी तेजी से प्रेशर बनाना शुरू कर देती है। जब प्रेशर बनाना शुरू कर देती है तो बाहर निकलना शुरू कर देती है। सेम चीज यहाँ पर भी है, बाहर निकलना शुरू कर देंगी, और जब ये निकलती हैं तो ये चाहे महासागर हो चाहे महाद्वीप हो, दोनों ही जगह ये चलेंगी ऐसे ही, जहां इन्हें जगह मिलेंगी वहीं पर ये तोड़ेंगी। और ये प्रक्रिया कहां, महासागरों महाद्वीपों दोनों में होती है। ठीक, ये आर्थर होम्स ने बताने का प्रयास किया संवहनी धारा सिद्धांत में। इसके बाद दूसरा आता है आप लोगों का महासागरीय नितल मानचित्र सिद्धांत। महासागरीय नितल मानचित्र सिद्धांत, ठीक, ये 1920 में आता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी मेन, जिस थ्योरी की हम लोगों ने यहां पर बात की थी, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। ठीक है, आगे इन सिद्धांतों के बाद आता है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत।
सिद्धांत। नाम से एक चीज लग रहा है कि सागर नीतल बेस की बात की जा रही, सरफेस की बात की जा रही। सागर का जो बेस है, जो जमीन है, उसके प्रसार की बात की जा रही है ना। तो यहां से ये नाम से ही क्लियर हो रहा है। अब चलो एक एक पॉइंट पर हम लोग इस पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं, क्योंकि मेन ये चीज थी। अब देखो आप लोगों ने क्या क्या चीजें समझी। मेन जो यहाँ पर थ्योरी आई, वेगनर ने क्या दिया था, महाद्वीपीय सिद्धांत दे दिया, द्वीपीय सिद्धांत दिया। सिद्धांत आ गया। दूसरा संवहनीय सिद्धांत आ गया। धारा सिद्धांत आया। फिर उसके बाद महाद्वीपीय, इसके बाद आता है महासागरीय नीतल का मानचित्र। महासागरीय नीतल मानचित्र। देन हम लोग बात करते हैं, इसके बाद आता है सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। और इसके बाद आता है लास्ट में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अर्थात एक चीज यहां पर आप लोगों को और थोड़ा सा समझना होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से कुछ पॉइंट आपको प्राप्त होंगे, संवहनीय धारा सिद्धांत से कुछ पॉइंट प्राप्त होंगे, महासागरीय नीतल मानचित्र से कुछ पॉइंट प्राप्त होंगे, और हैरी हैस के सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत से भी कुछ पॉइंट प्राप्त होंगे। तब जाकर यहां पर अगर देखा जाए तो इन सारे सिद्धांतों में कुछ ना कुछ कमियां आप लोगों को देखने को मिली है। इन कमियों के आधार पर ही इन कमियों को, क्योंकि एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत की कमियां खत्म करता है, दूसरा सिद्धांत तीसरे सिद्धांत की, तीसरा सिद्धांत चौथा सिद्धांत की कमियों को दूर करता है। देन आते हैं हम टेक्टोनिक, क्योंकि जो परफेक्ट थ्योरी होती है हम उस पर बात करते हैं, जो सारी चीजों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता है। मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, मैक्सिमम चीजें कंक्लूजन की तरफ पहुंचने लगे, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, थ्योरी के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो जनरल थ्योरी वर्तमान परिपेक्ष पे लागू हो जाती है, उसकी बात करते हैं। तो यहां पर बात जो है कि एक सिद्धांत से कमियों को लगातार दूर करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग महासागरीय सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत दिया किसने, है ना, यही प्रश्न आता है। कई बार आप लोगों से पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा भी जाता है कि भाई आप लोगों का सागर प्रसरण सिद्धांत किसने दिया है, आप लोगों का संवहनीय धारा सिद्धांत किसने दिया है। तो ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि किसने दिया है। तो यहां पर नोट करिएगा, 1961 में 1961 में हैरी हैस ने सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, किसने किया, हैरी हैस ने। पॉइंट बना के लिखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक,
अब यहां पर बात आती है कि हम लोग फिर से पैंजिया पैंथालासा में चलेंगे, ठीक। तो यहां पर बात जो आई वो हैरी हेस ने कहा, पहला पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक पैंथालासा था और एक पैंजिया था। ठीक, ये क्या था, कॉन्टिनेंट था, इसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया था, सुपर कॉन्टिनेंट। लेकिन सुपर कॉन्टिनेंट को हम तो महाद्वीप कह सकते हैं। महाद्वीप था, पहले एक महाद्वीप था और दूसरा सुपर ओशियन कहा जाए तो एक महासागर था, महासागर था। ये चीज हम लोगों ने वेगनर के सिद्धांत में पढ़ी। फिर इसका विभाजन होता है, जब इसका विभाजन होता है तो विभाजन के पश्चात क्या बनता है, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जब इसका विभाजन होता है, विभाजन होता है तो लारेशिया बनता है, लारेशिया बना, और दूसरा क्या बनता है, गोंडवाना, दूसरा गोंडवाना। अब यहां पर हैरी हेस कहते हैं कि भाई लारेशिया भी बन गया, ये टेथिस बन रहा था आपका, टेथिस। यहां पर मैंने बात बताई थी कि इधर ईस्टर्न पैसिफिक और वेस्टर्न पैसिफिक बना था, तो यहां पर प्रशांत महासागर आया, प्रशांत महासागर। अब एक चीज और याद रखिएगा कि मेरी कोई भी क्लास आप लोग मिस करेंगे तो फिर आप लोग अपने लिए खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग अपनी तरफ से आप लोगों को सब उस बेस पे बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं जिसमें आप लोगों को समझ में आए। इसके ऊपर की बात करें और नीचे की बात करें तो बाबू यहां पर क्या हुआ था, नए नए सागरों की उत्पत्ति तब हो रही है जब इनके बीच में विभाजन हो रहा। तो यहां पर क्या बन रहा था, आर्कटिक, आर्कटिक, और यहां पर अंटार्कटिका, ठीक है। अब समझो, तो इतनी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी। अब यहां पर हैरी हेस महोदय जो कहते हैं वो ये कह रहे हैं, हैरी हेस महोदय, कि जो आप लोगों का कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप की क्रस्ट जो है वो क्या है, वो पुरानी है, और महासागर में जो क्रस्ट बन रही है वो नवीन क्रस्ट है। क्या कह रहे हैं यहां पर, सबसे पहला पॉइंट जो है, पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा, महाद्वीपीय द्वीपीय क्रस्ट की चट्टानें पुरानी हैं, जबकि महासागरीय क्रस्ट पर निर्मित चट्टानें नवीन है, नवीन हैं।
अब यहां पर एक क्वेश्चन तो आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए कि साहब ऐसा क्यों भाई, क्रस्ट तो यहां पर देखा जाए, इसीलिए मैंने इसको लिया था अभी कि लारेशिया बना, गोंडवाना बना, दो का विभाजन हुआ और यहाँ पर टेथिस सागर बन रहा है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन बन रहा है ईस्टर्न, इधर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, पूर्वी पश्चिमी अंटार्कटिका बना, आर्कटिक बना। ठीक, तो जब ये बना तो इसका मतलब है कि महाद्वीपीय क्रस्ट नवीन होनी चाहिए थी, ना कि महासागरीय क्रस्ट को इन्होंने बताया हैरी हेस महोदय ने कि नहीं महासागरीय क्रस्ट नवीन है, क्योंकि महाद्वीपीय क्रस्ट की जो चट्टानें हैं वो क्या हैं, वो बहुत पुरानी हैं। लगभग कितनी पुरानी चली जाएंगी, अगर हम पुरानी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो समझने वाली बात हो जाएगी कि लगभग हम 3000 साल, 200 मिलियन वर्ष पूर्व, 300 मिलियन वर्ष पूर्व की बात इसमें करते हैं कि यहाँ पर जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं 200 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व है। तो यहाँ इसी बात को हैरी हेस जी कहते हैं कि जो नवीन चट्टानें हैं वो कहाँ पर है, महासागरीय क्रस्ट में निर्मित हो रही हैं, लेकिन जो पुरानी चट्टानें हैं वो कहाँ पर निर्मित हो रही हैं, आपके महाद्वीपों में पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये तो बड़ा गोलमाल हो रहा है आप लोगों को। ठीक अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट ये आ जाएगा, इन्होंने जो कहा उस बात को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब कैसे, महाद्वीप में जो चट्टानों की सबसे पुरानी आयु है, जो चट्टानों की चट्टानें 3200 कितना 3200 मिलियन वर्ष पुरानी पाई जाती हैं। अब इसकी स्टोरी भी समझना होगा, और जबकि अगर हम ओशियन की बात करें, महासागरों की बात करें, जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कितना है, 200 से लेकर 300 मिलियन वर्ष पुरानी है। पुरानी है। ये दो पॉइंट तो निकल के सामने आए, और इस पॉइंट के आधार पर जो हैरी हेस कह रहे हैं उस पॉइंट बिहाफ पे तो ये बिल्कुल सही है। हैरी हेस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर हैरी हेस गलत है क्या, अनुसार है ये बात। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग तो हैरी हेस ने अपना पक्ष बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही तरीके से रखने का प्रयास किया, और ये हमें लग भी रहा है। ठीक, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी जब निर्मित हुई थी, जब कॉन्टिनेंट या सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ था, उस समय तक हम लोगों को अब जाना पड़ेगा। तो एक लाइन याद करो, अगर आप लोगों को याद हो, कभी पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, एक चीज आप लोगों ने पढ़ी थी, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी का निर्माण एक आग का गोला था। सर्वप्रथम हमारी पृथ्वी एक आग के
गोले के समान थी, समान थी। याद आया, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कभी भी एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट आप लोगों को मेंशन मिलता है कि पृथ्वी सबसे पहले आग के गोले के समान जल रही थी। ठीक, मतलब ये आग के समान हमारी पूरी ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट क्या थी, जल रही थी। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये जल क्यों रही है, प्रश्न यहां पर आया कि आग के गोले के समान हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही थी, ये जल रही थी पहले, फिर धीरे 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 एक वर्ड आता है कि धीरे 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 हमारी पृथ्वी ठंडी हुई। अब देखो, एक भी चीज अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगी तो फिर आप लोग वहां से धीरे धीरे ठंडी हुई, ये पॉइंट हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ में जब हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी पहले आग के गोले के समान थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर इसमें क्या आया, जल आया, फिर धीरे धीरे पानी पृथ्वी पर आया है ना। फिर उसके बाद अकशेरुकी, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव आए, जीव आए, आप लोगों को याद होगा अगर थोड़ा सा। फिर हड्डी वाले जीव आए, जीव ठंडी वाले लिख गया हड्डी की जगह। हड्डी, और फिर आप जैसे क्लिष्ट बॉडी की उत्पत्ति होती है, मतलब कठोर शरीर वाले जीव इस तरह से हमारी पृथ्वी में मानव जीवन या जीवों की उत्पत्ति होती है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है। अब यहीं से हैरी हैस महोदय ने वो लाइन बोली थी, अब समझो कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी एक आग के गोले के समान थी। क्या थी? पृथ्वी एक आग के गोले के समान थी उत्पत्ति के समय। मैं आप लोगों को पढ़ाना, याद नहीं करवाना चाहता, रटवाना नहीं चाहता, बस मैं आप लोगों के दिमाग में वहां से वो चीज लेके रख देना चाहता हूं कि आप लोगों को बस समझ में आ जाए सारी चीजें। जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप उसे कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ यार, सोचने का डायरेक्शन ये भी तो था। ओफो यार, रट्टा मारने की क्या जरूरत थी साहब, तो ये तो हम लोग पढ़े बैठे हैं। और पढ़ने के बाद बस हमें, और मेरा काम क्या है कि आपके जो माइंड इतना सा है, उस माइंड में इतने से दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास कुछ नहीं है, सब कुछ है। बस उस मन मस्तिष्क को आप लोगों को टटोलने की आवश्यकता है कि कहां से कौन सी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। मैं बस वो चीजें आप लोगों को बता रहा हूं जो आपने पढ़ी हुई हैं, बस आप कनेक्ट नहीं कर पाए, और वो मैं कनेक्ट कर रहा हूं बस। और आपके पास सारी चीजें हैं, ईश्वर का दिया हुआ, सबके पास मस्तिष्क है। उस मस्तिष्क का उपयोग यदि आप लोग डायरेक्शन में करेंगे यहां पर, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों का एक पॉइंट हुआ करता था, यार कितना याद करें। कॉमन सी बात है, यही पॉइंट आप लोगों का है। जो सीरियस कैंडिडेट है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो इस बार चाहते हैं निकालना उनकी बातें हैं, और जो छात्र हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन में हैं और जो भविष्य में निकालना चाहते हैं, हम उनकी बात करते हैं।
और जो तफरी करना चाहते हैं उनकी बातें बाद में कर लेंगे। पृथ्वी उत्पत्ति के समय आग के गोले के समान थी। ठीक, अब यहां पर समझने वाली ये बात है, जब पृथ्वी आग के गोले के समान थी, इसका मतलब है कि उस समय हमारी पृथ्वी में क्या हो रहा होगा, ज्वालामुखी क्रियाएं धमाधम हो रही होंगी। तो इसका मतलब है कि उस समय हमारी पृथ्वी में ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में थे। तो इससे लगता है कि उस समय सुपर कॉन्टिनेंट में ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय अवस्था में था। अब जब यहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं अत्यधिक सक्रिय अवस्था में होंगी, तो अब इसे कनेक्ट करो। तो नॉर्मल सी बात है, जब ज्वालामुखी होगा, बाबू एक चीज बताओ मुझे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंट में जब ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी तो यहां पर नॉर्मल सी बात है कि मैग्मा का निष्कासन होगा। अर्थात जब लावा पृथ्वी पर गिरेगा, क्या निकलेगा लावा पृथ्वी पर गिरेगा तो नॉर्मल सी बात है, ज्वालामुखी चट्टानों का भी निर्माण होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी चट्टानों का निर्माण होगा। और जहां पर ये अवस्था क्या है, ये अवस्था ये है प्रारंभिक काल की बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रारंभिक में। काल में तो ज्वालामुखी चट्टानों का निर्माण होगा, कॉमन सी प्रक्रिया है। तो इसका मतलब है कि जो महाद्वीपों पे चट्टानें बनेंगी वो कैसी बन जाएंगी भाई, महाद्वीपों की चट्टानों की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये सुपर कॉन्टिनेंट में ये प्रोसेस हो रहा है, आग के पिंड की तरह था, पानी तो था नहीं इस समय, क्या था। अगर हम पृथ्वी के ओरिजिन की बात करें तो पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति भी कहां से आ रही है, जो आप लोगों के इससे ज्वालामुखी क्रिया से, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, ज्वालामुखी क्रिया में क्या हो रहा है, जलवाष्प निकलती थी, ज्वालामुखी क्रिया से क्या क्या निकलता है, एक तो जलवाष्प निकलती है, जलवाष्प, दूसरा गैसें, तीसरा राख, चौथा लावा। लावा भी दो तरह का निकलता है, एक तो गीला लावा
लावा और दूसरा गाढ़ा लावा, है ना। ये पूरी प्रोसेस में ये चीजें निकलती हैं। मैं इसीलिए कहता हूं जब मेरी क्लास आप लोग देखें तो नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि मैं आप लोगों की बुक से रिलेटेड चीजों को कनेक्ट करता हूं कि कहां कहां से क्या क्या चीजें हैं, उनको कनेक्ट करके और आप लोगों का तब कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं कि धीरे धीरे चलेंगे, आप चीजें समझते हुए चलेंगे तो बुद्धि विवेक का इतना इस्तेमाल कर लेंगे कि डायनेमिक तरीके से विचारों की उत्पत्ति होने लगेगी और फिर आपको अभिषेक तिवारी जैसे किसी भी व्यक्ति की कभी जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप स्वयं से विचार करने लगेंगे, स्वयं से अभी से ही रेडी होने लगेंगे, तो एक टाइम आएगा 2 साल 3 साल में आप लोग परफेक्ट हो जाओगे और फिर मेरे जैसे टीचर की आपको कोई आवश्यकता नहीं, आप खुद योग्य व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि हमारा जो काम है हमने वो कर दिया और आपका जो काम था वो आपने एक्सेप्ट कर लिया। बस अब इसको कनेक्ट करने का काम रहेगा तो वो आप लोग करते रहिएगा। ठीक, तो यहां पर ज्वालामुखी से क्या निकल रहा है बाबू? जलवाष्प। और जलवाष्प का मतलब होता है HO। ठीक, H2O नहीं होगा, HO होगा वहां पर, क्योंकि जलवाष्प वाटर वेपर की बात है। और जब H2O हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जल रूप में आ जाएगा, जल के रूप में, है ना। तो ये प्रक्रिया लंबे समय तक चल रही है। इसका मतलब है कि जिस कॉन्टिनेंट की वो बात करना चाह रहे हैं हैरी हेस, वो ये बताना चाह रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति में ये प्रोसेस हो रहा था और पृथ्वी की उत्पत्ति में ये ज्वालामुखी चट्टानों का निर्माण हुआ। तो मतलब ये क्या हो जाएंगी? अति प्राचीन हो जाएंगी, अति प्राचीन चट्टाने। मतलब अगर हम लोग कहें तो ये आर्कियन युग की चट्टाने बन जाएंगी। चट्टाने इंडिया में भी आर्कियन युग की चट्टाने पाई जाती हैं और विश्व में भी। अब देखो यहां पर ये जो आर्कियन युग की चट्टाने हैं ये किससे निर्मित हो रही हैं? ज्वालामुखी से। तो इसका मतलब क्या हो गया बाबू? ये आग्नेय चट्टाने होंगी, इग्निशियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान, है ना। ये क्या हो जाएगी? ये इग्निशियस रॉक्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जिस रॉक्स की बात कर रहे हैं, जिस आप लोग चट्टानों की क्रम की बात कर रहे हैं, वो कौन सी चट्टानें थी? आग्नेय चट्टानें थी। और इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही हो रही है। तो इसका मतलब है कि हैरी हेस ने जो ये कहा कि लगभग 3200 मिलियन वर्ष पूर्व आपके क्रस्ट की चट्टानों की वर्ष पूर्व के वर्ष आयु है, ये नीचे ले लेते हैं इसे, कि आयु है महाद्वीपीय चट्टानों की। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये तो बिल्कुल सही बात आ रही है कि हाँ भाई जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो ये तो उसके अकॉर्डिंग सही चल रहे हैं कि 3200 वर्ष पुरानी आयु, जो यहाँ पर आयु की बात कर रहे हैं कि चट्टानों की आयु है कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर तो कॉन्टिनेंट में कैसे आयु है ये हम लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि महासागरों की उत्पत्ति कॉन्टिनेंट के बाद हो रही है, के बाद की है ना। जब हमारी पृथ्वी ठंडी होने लगी तो वर्षा धीरे धीरे इसमें होने लगी, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई फिर महासागरों का निर्माण हुआ।
तो इसका मतलब है कि इसकी उत्पत्ति जो हमारी इस कॉन्टिनेंट है वो सबसे पहले उत्पत्ति हुई है, तो नॉर्मल सी बात है इसकी चट्टानें भी क्या हो जाएंगी, प्राचीन होंगी। तो पहला स्टेटमेंट क्लियर समझ में आया कि जो हैरी हैस महोदय ने कहा था कि महाद्वीपीय चट्टानें अत्यधिक प्राचीन हैं और यहां पर अत्यधिक प्राचीन जहां पर लिख रहे हैं वहां पर एज भी लिख दीजिए, लगभग 3200 मिलियन वर्ष की। ठीक, और महासागरीय चट्टान कितनी है, 200 से लेकर 300 मिलियन वर्ष आयु की। ठीक, तो एक पॉइंट तो हम लोगों को यहां पर ये बिल्कुल क्लियर समझ में आया कि हाँ साहब ये चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक, ये चीजें हम लोगों को समझ में आई कि हाँ भाई ये बात तो जो उन्होंने बात कही थी, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा भी है और इस तरह से अगर हम इसको आगे लेके जा रहे हैं तो ये हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये प्राचीन है और ये नवीन होगा, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति बाद में होती है वो क्या होगा, नवीन होगा, जिसकी उत्पत्ति पहले हुई होगी वो पुराना होगा। अब हमारे बाबा जी तो नवीन नहीं हो सकते ना, नवीन तो हम ही लोग होंगे। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग स्पष्ट रूप से समझिए। अब दूसरी बात आई, इन्होंने दूसरा पॉइंट रखा, हैरी हर्स महोदय ने दूसरा पॉइंट रखा कि महासागरीय कटक के निकट जो अवसादों के निक्षेप हैं उनकी मोटाई कम। क्या कहा, महासागरीय कटक के पास मोटाई या पास अवसादों की मोटाई अवसादों की मोटाई कम है तथा कटक से दूर जाने पर अवसादों की मोटाई बढ़ती जाती है। अब ये क्या गेम हो गया भाई, इसको समझने वाली बात है। ठीक, अब जब ये बात इन्होंने कही तो इसको भी अब समझना पड़ेगा कि कैसे ये कह रहे हैं, इसको भी समझ लो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, मान लो ये वाला भाग है और ये पाइपलाइन एक बन रही है आपके मेंटल के, यहां ये क्या है,
मेंटल। ठीक है, ये क्या है? महासागरीय क्षेत्र है। और ये भी क्या है? महासागरीय क्षेत्र है। ठीक है बाबू। अब जब यहां से वॉल्केनो क्रिया होगी, ठीक, जब इस क्षेत्र पर कटक का निर्माण होगा तो नॉर्मल सी बात है, महासागरों में क्या होगी? ज्वालामुखी क्रिया होगी। अब जब ज्वालामुखी क्रिया होगी तो यहां पर ये सोचो कि ये जो कटक बनेगा आप लोगों का, वहां पर क्या निक्षेप ज्यादा होगा या दूर निक्षेप ज्यादा होगा? क्योंकि जैसे ही वॉल्केनो आएगा तो उसका जहां जहां दूर दूर तक लावा फैलता है, तो लावा किधर जा रहा है? लावा कटक क्षेत्र से दूर है। दूर है। और यहां पर भी देखेंगे तो सेम कंडीशन यहां पर भी सेम बन रही है। तो जब दोनों तरफ सेम बनेगी और कटक यहां पर बनेगा, ठीक, तो कॉमन सी बात है, जिस क्षेत्र में कटक बनेगा वहां पर क्या हो जाएगा? निक्षेप कम होगा। और जब हम इससे दूर जाएंगे तो अवसाद ज्यादा पाए जाएंगे, और जब इसकी तरफ जाएंगे तो भी अवसाद ज्यादा पाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब वॉल्केनो प्रक्रिया हुई होगी, दरारी उद्गार हुआ होगा या ज्वालामुखी क्रिया आई होगी, तो नॉर्मल सी बात है कि यहां पर अवसादों का जमाव वॉल्केनिक क्रिया के द्वारा दूर दूर अवसाद पहुंचते हैं। तो दूर यहां पर क्या हो जाएगा? इस क्षेत्र में मोटाई कम, तथा जब हम कटक से दूर की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर अवसादों का निक्षेप ज्यादा है। अवसादों का निक्षेप ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात है कि कटक के पास का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? वहां पर अवसादों की मोटाई कम होगी। लेकिन जब उससे हम दूसरी तरफ या दोनों तरफ आगे बढ़ेंगे, कटक के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड पे आगे बढ़ेंगे, तो नॉर्मल सी बात क्या हो जाएगी? अवसादों का निक्षेप की मोटाई, जो अवसाद की मोटाई है वो क्या हो जाएगी? मोटाई में वृद्धि हो जाएगी। ये पॉइंट भी शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अवसादों का जो मोटाई है वो किसके आधार पर? निक्षेप के आधार पर हो रहा है। किसके आधार पर? जो अवसादों की मोटाई की बात यहां पर की जा रही है, मोटाई, वो किसके आधार पर है? निक्षेप के आधार। ठीक, जहां पर ज्यादा लावा निक्षेपित होगा या फिर पहुंचेगा वहां पर मोटाई ज्यादा हो जाएगी, जहां पर कम पहुंचेगा वहां पर मोटाई कम हो जाएगी। तो कॉमन सी बात है, हम लोग देखते होंगे कि जो ज्वालामुखी खूंटा का क्षेत्र है वहां से दूर दूर तक आप देखेंगे तो उस एरिया पे मोटाई लावे की कम होती है, लेकिन चट्टानें जो गुंबदाकार चट्टानें होती हैं आप लोग देखे होंगे तो ये कैसी होती हैं? गुंबदा, गुंबदाकार। ठीक, तो गुंबदाकार दूर दूर तक बनता है, एकदम सट के नहीं बनता है कभी भी। तो नॉर्मल सी बात है, इस पे निक्षेप कम, यहां पर ज्यादा होगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो हैरी हैस ने कहा था मैं उसको आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। अब दूसरा इन्होंने बोला मध्य अटलांटिक मध्य अटलांटिक कटक केवल अटलांटिक तक ही सीमित नहीं है। ये कहां पर है? ये सभी महासागरों पर है। क्या पॉइंट दिया इन्होंने, उसे नोट करिएगा। मध्य कटक अटलांटिक तक ही नहीं
तक ही नहीं बल्कि सभी महासागरों में है। अरे मध्य अटलांटिक के नाम आ गया, मध्य महासागरीय घटक। मध्य महासागरीय घटक में ही नहीं बल्कि समस्त सागरों में। क्यों? अब यहां पर प्रश्न आएगा क्यों। ठीक, तो सबसे पहली चीज आते हैं, अब अपने यहां पर फिर से अपने अड्डे पे आते हैं। एक चीज बताओ, हम मान लें कि ये मध्य सागर आ गए, ये प्रशांत महासागर हो गया, सागर हो गया। अब बाबू देखो, केवल यहीं पर वॉल्केनो क्रिया होगी, यहीं पर ज्वालामुखी होगा, या यहीं पर भ्रंश का निर्माण होगा? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये भी महासागर है, ये भी महासागर है, ये महासागर। तो नॉर्मल सी बात है कि यहां पर भी ज्वालामुखी क्रिया होंगी, भ्रंशन होगा, यहां पर भी ज्वालामुखी और भ्रंशन होगा। हिंद महासागर है, यहां पर भी ज्वालामुखी भ्रंशन होगा महासागरों में। ठीक है, महासागरों में जो सी आप लोग लिखते हो उन्हें झील के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। ठीक, सागरों की बात नहीं, महासागरों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सी में क्या होता है, प्रेशर कम होता है, पानी की मात्रा कम होती है, जैसे कैस्पियन सी, ठीक है, ब्लैक सी। तो आप लोग उस पे मत जाइएगा, महासागरों की बात कर रहे हैं तो महासागरों की बात समझो। तो प्रशांत महासागर में अगर हम लोग देखें तो रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, ठीक। तो यहां पर रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय पाए जा रहे हैं। तो यहां पर केवल एक जगह भ्रंशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्लेटों के नीचे जो क्रिया चल रही है वो क्रिया क्या है, लगातार चलने वाली क्रिया है। संवहनीय तरंगे हर तरफ अटैक करेंगी और जहां पर भी उसे कमजोर क्षेत्र दिखेगा। और आप लोगों को एक चीज ये भी पता है, ठीक है, ये क्या हो गया, ऊपर पट्टी, और ये क्या हो गया आपके महासागर। ठीक, तो ये क्रस्ट वाला जो पॉइंट है, इस क्रस्ट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो धरातल को और दूसरी महासागरीय क्रस्ट। और इसकी मेंटल से इसकी गहराई कितनी है, गहराई 5 किलोमीटर कही जाती है, कि इसके 5 किलोमीटर नीचे क्या है, मेंटल है, मेंटल। और मेंटल में क्या भरा हुआ है, मैग्मा, जिसका टेम्परेचर 1900 से लेकर
2900 डिग्री तक है। यहां से लगातार संवहनीय धाराएं निकलती रहती हैं। यहां से क्या होता है, लगातार संवहनीय धाराएं चलती हैं। अब जब संवहनीय धाराएं लगातार चलेंगी तो एक चीज बताओ, कोई भी धारा ऐसे आ रही है और ऐसे चल रही है, ऐसे आ रही है ऐसे चल रही, तो इसका मतलब है कि वो आपकी पृथ्वी के आंतरिक भाग की गतिशील भी बनाए रखता है। क्या करेगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग को गतिशील बनाए रखेगा। है ना, क्या करेगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग को गतिशील बनाए रखेगा, मूवमेंट चलती रहेगी। और ये लगातार चलने वाली मूवमेंट है। संवहनी धाराओं की जो मूवमेंट है ये कैसी है, ये लगातार चलने वाली संवहनी धाराओं की मूवमेंट जो होती है वो लगातार होती है। तो कॉमन सी बात है, जो ज्यादा गहराई पे और यहाँ पर प्लेटें यदि कमजोर हुई, यहाँ पर जो प्लेट बनी हुई है या यहाँ पर कहीं पर कमजोरी आएगी, तो कॉमन सी बात है इसको तोड़ने में इनको ज्यादा देर नहीं लगेगा। तो यही है कि ये केवल सागरीय महासागरीय क्षेत्रों में क्या है कि ये केवल मध्य महासागरों में नहीं होता है। जैसे अटलांटिक कटक आप लोग बात करते आते हो कि एस शेप में बना हुआ है, ठीक है, तो ये केवल यहीं भर सीमित नहीं है, ये पूरे के पूरे सभी सागरों में इस तरह की स्थिति निरंतर चलती रहती है, एक जगह वाली नहीं है। क्योंकि हमारी जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं, संवहनीय धाराएं जो हैं, वो पूरे के पूरे पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती रहती हैं। कहां पर चल रही हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में। अगर आंतरिक भाग की बात की जाएगी तो ये लगातार यहां से टकराएंगी और टकराने के बाद क्या होगी, कुछ इधर जाएंगी कुछ इधर जाएंगी, यहां पर टकराएंगी, कुछ इधर जाएंगी कुछ इधर जाएंगी। तो नॉर्मल सी बात है, ये ऊर्जा वाहक के रूप में भी तो कार्य कर रही हैं, ये अपनी ऊर्जा लेके चल रही हैं, ठीक। और जब ये ऊर्जा लेके चलेंगी तो नॉर्मल सी बात है, जब कोई चीज पिघल के इसके अंदर आएगी तो क्या होगी, ये उसे धक्का मार के तोड़ने का प्रयास करेंगी। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट आप लोगों को कि कैसे क्या है यहां पर, ठीक। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, यहां तक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताने का प्रयास किया कीजिए कि हाँ सर ये चीजें अभी हमें समझ में नहीं आई हैं। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज को इतना समझा दूं, इतना बता दूं कि आप लोगों को जरूरत ना पड़े कभी। अब कैसे, यहां पर जो हम लोग बात कर रहे थे तो इतना मेरे समझ में हिसाब से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जब ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी, यहां पर ज्वालामुखी क्रिया होगी, ज्वालामुखी, यहां पर भी ज्वालामुखी क्रिया होगी, मुखी क्रिया होगी, और यहां पर भी ज्वालामुखी क्रिया होगी। और इसके एविडेंसेस आप लोग लगातार देख रहे हैं, इसके प्रमाण, इसके प्रमाण आपको प्राप्त होते हैं। जैसे रिंग ऑफ फायर का एरिया है, वहां पर आप लोग इसके प्रमाण देख सकते हैं, ठीक। अटलांटिक के आसपास के क्षेत्रों में इसके प्रमाण देख सकते हैं, ठीक। अब एक बात आई कि जो कटक के पास चट्टानें निर्मित होगी, और इन चट्टानों का निर्माण किससे हो रहा है,
ठीक, कटक के पहला पॉइंट यहां जरा नोट करो, फिर मैं बताता हूं। कटक के समीप जो कटक के समीप दोनों तरफ जो चट्टानें पाई जाती हैं उनकी रासायनिक प्रक्रिया संरचना एक समान रूप से होती है एवं, एक पॉइंट और लिख लो, एवं चुंबकीय गुण एक समान होगा। कैसे होता है? अब यहां पर यह बात आएगी कि भैया ये वाला पॉइंट कैसे आ गया। ठीक, एक समान होगा, कैसे होगा? अब सोचो, ये क्या है? ज्वालामुखी। ठीक, और ये क्या है? महासागरीय सतह। अब जब लावा निकलेगा बाबू, तो एक चीज बताओ, ये लावा जो होगा वो सेम कैरेक्टर का होगा, इसकी रासायनिक संरचना एक होगी, रासायनिक संरचना एक होगी। इससे निकलने वाले लावे में क्या होगा? जो निर्मित संरचना होगी वो कैसी हो जाएगी? एक होगी, संरचना एक जैसी होगी। ठीक, इनमें चुंबकत्व का गुण जो पाया जाएगा वो एक समान पाया जाएगा। का गुण जो आप देखेंगे वो कैसा पाया जाएगा? इन सभी में एक समान पाया जाएगा, एक समान। चाहे वो इधर की ले लो, चाहे इधर की ले लो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लो, चाहे राइट हैंड साइड लो। यही सेम चीजें अगर कहीं पर एक्स महासागर होगा, एक्स महासागर में ये क्रिया होगी, तो एक्स महासागर में भी सेम ही चीजें पाई जाएंगी कि अलग अलग पाई जाएंगी यहां पर। ठीक, एक्स महासागर में भी तो सारी चीजें सेम ही पाई जाएंगी, अलग अलग तो नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि सबकी उत्पत्ति किससे हो रही है? अगर हम एक्स की बात कर लें या वाई सागर की बात कर लें तो सबकी उत्पत्ति तो किससे हो रही है? मैग्मा से ही हो रही है, मैग्मा से। तो जब मैग्मा से हो रही है तो नॉर्मल सी बात है इन सब में क्या होगा? ये गुण सामान्यतः रूप से पाया जाएगा। ठीक, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि नहीं होंगी? ये होगा कि नहीं होगा? दूसरा इन्होंने कहा जो कटक के पास समीप होती हैं। क्या होती है? जो
कटक के समीप होती हैं, इनमें सामान्य चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है इनमें? सामान्य चुंबकीय ध्रुवता। इनमें सामान्य ध्रुवीयता का गुण पाया जाता है। ठीक, जो कटक के समीप होगा उनमें क्या पाया जाएगा? उनमें सामान्य चुंबकीय ध्रुवीयता का गुण पाया जाता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट ये आया, जो कटक के समीप होगा वहां पर क्या होगा? नवीन स्थलाकृतियां बनने की स्थिति बनेगी, लेकिन जैसे जैसे हम कटक से दूर जाएंगे तो चट्टानों की आयु में क्या होने लगेगी? वृद्धि होने लगेगी, क्योंकि यहां पर क्या है? वोल्केनो का प्रोसेस कभी भी हो सकता है, लेकिन जब हम दूर जाते हैं, अर्थात कटक से दूर जाने पर चट्टानों की आयु बढ़ने लगती है। क्यों? तो एक चीज सोचो, कटक के आसपास का जो क्षेत्र होगा वो कैसा होता है? यहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन जब यहां पर वोल्केनो पहुंच चुका है तो जो चट्टानें यहां पर निर्मित हुई हैं कटक से दूर, ये आपका क्या है? कटक है, और ये चट्टानें हैं, चट्टान। लेकिन जब यहां पर मान लो कि फिर से ज्वालामुखी आया तो ये इस क्षेत्र पर यहां पर पहुंच जाएंगे, फिर से चट्टानों का क्रम नवीन बनेगा। क्या हो जाएगा? चट्टानों के नवीन क्रम बनेंगे। तो इसका मतलब है कि कटक के आसपास के क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया होगी पुनः, तो उसके आसपास नवीन चट्टानों की उत्पत्ति होगी, परंतु दूर जाने पर चट्टानों की आयु में वृद्धि होगी। अब यहां पर जो बनेंगी वो कैसी हो जाएगी? नवीन चट्टान। लेकिन जब दूर की बात की जाएगी तो ये चट्टानें कैसी हो जाएंगी? चट्टानों की आयु ज्यादा होगी, क्योंकि इस जगह पर अगर रिस भी रहा है, धीरे धीरे लावे का निष्कासन हो रहा है, तो यहां आसपास के क्षेत्रों में, कटक के आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाएगा? नवीन चट्टानों का क्रम बनता रहता है, बनता बिगड़ता।
लेकिन जब हम दूर की बात करेंगे तो इनकी चट्टानों की आयु में जैसे जैसे हम कटक से दूर जाएंगे वैसे वैसे चट्टानों की आयु में वृद्धि होने लगती है। ठीक, कटक से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, चट्टानों की आयु में वृद्धि होने लगेगी। यही हेरी हैस महोदय ने यहां पर कहा कि भाई ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, हम लोगों ने कहा था अभी कि इस प्रक्रिया में जो संवहनीय तरंगे हैं, जो चीजें चल रही हैं यहां पर, तो क्या हो रहा है, अगर हम लोग बात करें तो सागर नीतल जो है वो क्या है, गतिशील है, और सागरीय नीतल कैसा हो रहा है, सागरीय नीतल गतिशील है। अब तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कैसे गतिशील है, पहला पॉइंट तो ये। ठीक, जो हैरी हैस महोदय ने 1961 ईस्वी में हैस ने क्या कहा कि सागरीय नीतल गतिशील है, तो कॉमन सी बात है गतिशील तो है। दूसरा पॉइंट एक यहीं पर निकलता है कि सागरीय नीतल तो गतिशील है, लेकिन इसका क्या हो रहा, विखंडन भी तो हो रहा है। ठीक, क्या हो रहा, यहां पर अगर हम इसे कह रहे हैं गतिशील है, लेकिन इसी पॉइंट पर हम लोग चलेंगे तो महासागरीय सागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी भी आता है, अब ज्वालामुखी आ रहा है तो एक चीज मुझे बताओ, यहां पर सोचने वाली बात है कि अगर कहीं पर ज्वालामुखी जैसी सिचुएशन बन रही है तो एक चीज तो यहां पर भी आएगी ना बाबू, कि जब ज्वालामुखी आएगा तो वो क्या करेगा, जब ज्वालामुखी आएगा तो वो महासागरीय क्रस्ट का विखंडन भी तो करेगा। क्या करेगा, महासागरीय क्रस्ट का विखंडन करेगा। कौन, ज्वालामुखी जब आएगा तो वो क्या करेगा, महासागरीय क्रस्ट का विखंडन करेगा। अब जब महासागरीय क्रस्ट का विखंडन होगा ठीक, अब महासागरीय क्रस्ट का विखंडन भी हुआ, लेकिन एक चीज ये याद रखो कि वो क्या करेगा, लावे को दोनों तरफ आगे बढ़ाएगा। क्या करेगा, यहां पर जब ज्वालामुखी क्रिया आएगी, ज्वालामुखी क्रिया में, अब ये आप लोग बताओ कि ज्वालामुखी क्रिया में होगा क्या, कॉमन सी बात है, बताओ ज्वालामुखी क्रिया में क्या होगा। तो यहां पर समझो ज्वालामुखी क्रिया में लावे का क्या होगा, लावा निष्कासित होगा। ऐसे ही फिगर बना के लिखना, नहीं तो फिर रोगे। लावे का लावा निष्कासित होगा, और जब लावा निकलेगा तो ये क्या कर देगा, महासागरों को क्या कर देगा, दोनों तरफ गतिशील कर देगा। महासागरों को दोनों तरफ
तरफ गतिशील कर देगा। इन्होंने क्या कहा था, सागरीय नितल गतिशील है। अब गतिशील का आधार इन्होंने क्या दिया कि गतिशील कैसे है भाई, देखो ज्वालामुखी क्रिया हो रही है आपके महासागरों में, और महासागरों के जब ज्वालामुखी क्रिया होगा तो विखंडन भी होगा, टूटेगी, नॉर्मल सी बात है, तोड़ के ही तो ज्वालामुखी क्रिया हो रही है यहाँ पर। तो जब ज्वालामुखी तोड़ के होगा तो इसका मतलब है महासागरीय प्लेट, जो महासागरीय क्रस्ट है उसका विनाश हो रहा है। लेकिन फिर एक चीज और है कि विनाश के साथ साथ ये क्या कर रहा है, दोनों तरफ लावे को निक्षेपित कर रहा है, अवसादों को निक्षेपित कर रहा है। जब अवसादों को निक्षेपित करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि महासागर आपका दोनों तरफ क्या हो रहा है, गतिशील हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, यहाँ पर दोनों तरफ यह गतिशील हो जा रहा है। तो इससे एक चीज और समझ में आई, इससे जब ये दोनों तरफ गतिशील हो रहा है तो आपके महासागरों में अवसादों का क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अगर हम लोग देखें यहां पर क्या हो जाएगा, महासागर के दोनों तरफ अवसादों का प्रसार हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, महासागरों में दोनों तरफ अवसादों का प्रसार हो रहा है। अब जब दोनों तरफ प्रसार होगा तो इसका एक पॉइंट और आ जाएगा कि भैया प्रसार हो रहा है तो कुछ और भी तो होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है यहां पर, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, दोनों तरफ अवसादों का प्रसार हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट जो अपने दिमाग में आएगा, इसका मतलब है कि महासागरों का या दूसरे महासागरों का संकुचन होना चाहिए था। दूसरे महासागरों का संकुचन होना चाहिए, है ना। यहां पर क्या हो जाए, अगर दूसरा हटा भी दो तो नॉर्मल सी बात है, जब अवसाद बढ़ेगा तो महासागर क्या होंगे, सिकुड़ेंगे। अब समझो इसे, जैसे मान लो कि ये कोई महासागर है, ये क्या है, महासागर है, इसमें अवसाद की मात्रा बढ़ रही है। क्या है, इसमें यदि अवसाद की मात्रा बढ़े मात्रा में वृद्धि, तो ये क्या हो जाएगा, जब अवसाद की मात्रा में वृद्धि होगा तो ये क्या होगा, सिकुड़ेगा। सिकुड़ेगा ना, ये होना चाहिए, कॉमन सी बात है। जैसे अरैल सी आप लोग देखेंगे, अरैल सी क्या हो गया है, अरैल सी की यदि हम लोग बात करें तो ये क्या हो गया, सूख गया है। सूख गया, क्यों सूखा है, क्योंकि अवसादों के निक्षेप के कारण। अत्यधिक निक्षेप के कारण। दूसरा, जब इसको कहां से केवल
बारिश का पानी मिलने लगा, अवसादों का निक्षेप हुआ, जिसके कारण ये समुद्री क्षेत्र से हटता 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 चला गया। बारिश का पानी मिला, फिर इसके चारों तरफ अत्यधिक निक्षेप डिपॉजिट होने लगे, डिपॉजिट होने लगे, डिपॉजिट होने लगे। एक समय ऐसा आया कि इसमें अवसाद अत्यधिक बढ़ गए और ये एक सूख के दलदल के रूप में हुआ, फिर दलदल भी सूख साख के स्वाहा। तो इसका मतलब ये भी है कि यहां पर जब अवसादों का जमाव होगा तो नॉर्मल सी बात है बाबू, यहां पर भी तो ये सिचुएशन बननी चाहिए थी कि जब अवसादों का जमाव हो रहा है तो इसमें ये सिकुड़ना चाहिए था, ये भी क्या होना चाहिए था, इसमें अत्यधिक निक्षेप की मात्रा बढ़ रही है तो महासागरों में संकुचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महासागरों में होना चाहिए। कॉमन सी बात है, यहां पर संकुचन होना चाहिए था। ठीक, कॉमन सी बात है ना, यहां पर सिकुड़ना चाहिए, अवसाद जम रहा है। लेकिन यहां पर होता क्या है कि महासागरों में क्या आ रहा है? ज्वालामुखी मुखी। तो ज्वालामुखी में से एक पॉइंट तो ये हो रहा है कि कटक का ये बना रहे हैं, कटक बना रहे हैं, चट्टाने बना रहे हैं, चट्टाने। दूसरे साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, ये आपके महासागरीय सागरीय धरातल का विनाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया से महासागरीय धरातल का तो विनाश होगा ही ना। और जब ये कटक और चट्टाने बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि महासागरीय सागरीय धरातल का निर्माण भी कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो आपका विनाश हो रहा है, विनाश होने का मतलब है कि भाई संकुचन हो जाना चाहिए इसका। संकुचन जब टूट जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, वो टूटेगा, जैसे जैसे टूटेगी उसकी जमीन तो क्या होगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। और जब सिकुड़ना शुरू होगा तो इसका संकुचन होना शुरू होना चाहिए। लेकिन यहीं पर ये होता है कि क्या हो रहा है, एक तरफ तो विनाश हो रहा और दूसरी तरफ आपके इससे क्या हो रहा है, चट्टानों का, कटकों का निर्माण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पुनः जो महासागरीय धरातल है वो पुनः उस स्थिति में पहुंच जा रहा। तो इसका मतलब एक बार टूटेगा, दूसरी बार बन रहा है, एक तरफ टूटता हुआ चल रहा है, दूसरी तरफ बनता हुआ चल रहा, जिसके कारण यहां पर क्या हो जाता है, महासागरों का संकुचन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? जिसके कारण महासागरों का संकुचन की स्थिति नहीं निर्मित हो रही है। हो रही है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट सभी लोगों को? ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा, इन्होंने कहा कि
अच्छा एक चीज और समझो, महाद्वीपीय प्लेट कैसी है? प्लेट हल्की है और महासागरीय प्लेट कैसी है? भारी प्लेट है। ठीक, इस पॉइंट को समझ के रखना। अच्छा, हल्का आदमी और भारी आदमी की टक्कर होगी तो कौन नीचे जाएगा? ठीक, हल्का आदमी और भारी आदमी लड़ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, सुट्ट से कौन सा गिर जाएगा? भारी। हल्का वाला ऊपर ही रहेगा, क्या कुछ भी कर लो क्योंकि उसे भागने में भी आसानी है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो महासागरीय प्लेट है, सागरीय प्लेट होगी, ये कैसी है? ये भारी प्लेट है। और महाद्वीपीय प्लेट, द्वीपीय प्लेट, ये कैसी है? हल्की प्लेट है। तो महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के नीचे झुक जाती है। क्या है? महासागरीय प्लेट सागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है या क्षेपित हो जाती है, या क्षेपित हो जाती है। और जब ये क्षेपित होती है तो यहां पर क्या बनाती है? ट्रेंच या गर्त। क्या बनाती है? गर्त का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? यह गर्त का निर्माण करती है। ठीक, अब देखो इतनी चीज हो गई कि यहां पर क्या बन रहा? गर्त। अब इसे हटाऊं क्योंकि अभी काम की चीजें चलनी है। आराम से लेके चल रहा हूं, आराम से चलते चलो। अब हम लोगों ने एक बात की थी बाबू कि जब ये नीचे की तरफ धंसेगी तो नीचे क्या है? ये भरा हुआ है मैग्मा। मतलब जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती हैं आपस में तो महासागरीय प्लेट नीचे की तरफ जाती है और नीचे की तरफ वो कहां तक चली जाती है? मेंटल तक चली जाती है। कहां तक जा रही है? मेंटल तक जाती है क्योंकि ये क्या है? अत्यधिक भारी है। अत्यधिक भारी है। अब जब भारी है अत्यधिक और मेंटल तक गई है, और मेंटल का तापमान मैंने आप लोगों को कितनी बार बता दिया है कि 1900 से लेकर 2900 डिग्री सेल्सियस तक यहां का तापमान होता है। तापमान, और लगभग 600 डिग्री सेल्सियस से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में लोहे को गला दिया जाता है। क्या हो जाता है? लौह अयस्क तरल अवस्था में आ जाता है। तरल अवस्था में आ जाता है। तो इसका मतलब जब ये मेंटल के पास जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा? ये पिघल जाएगी। क्या हो जाएगा? तो महासागरीय
प्लेट नीचे प्लेट यहां पर गल जाएगी, अर्थात यहां पर क्या होगा, महाद्वीपीय प्लेट का विनाश होगा। महाद्वीपीय आ रही, महासागरीय प्लेट का विनाश हो जाएगा। अब देखो, जब ये नीचे जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, क्या हो जाएगा, महासागरीय प्लेट का विनाश होगा। और महासागरीय प्लेट का विनाश होने का मतलब है कि नॉर्मल सी बात है, जिसको हम लोग अभी प्लेट का वर्ड दे रहे हैं, इन्होंने प्लेट नहीं बोला है, इन्होंने क्या कहा, महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट का विनाश होगा। अब समझो यहां पर क्या हो रहा है, महासागरीय क्रस्ट का विनाश होगा। ठीक, अब यहां पर एक चीज सोचो, ये मान लेते हैं मेंटल है, क्या है, मेंटल है अपना। अब मेंटल में एक लेवल तक ही चीजें अंदर रह सकती हैं, ये एक लेवल तक ही तो तरल अवस्था यहां पर रखने की एक इजाजत है भाई। जैसे आप लोग अपने सोचो, आप लोग बारात में खाना खाने जाते हो तो कुछ लोग महान भाव होते हैं कि आज के बाद दूसरी बार बारात नहीं मिलेगी और ना कुछ खाने को मिलेगा। आप लोगों को माइंड सेट हो जाता है ऐसा। और मुखर्जी नगर के छात्र तो ऐसा है कि बस किसी के वैसे भी बारात का निमंत्रण मुखर्जी नगर में तो किसी को मिलता नहीं है। आप लोगों को गांधी विहार के छात्र हैं, मुखर्जी नगर के छात्र हैं, खूब वहां पर गेस्ट हाउस है। तो वहां पर क्या होता है कि छात्रों का, क्योंकि हम लोगों का जीवन भी वहीं का रहा है, तो बड़े अच्छे से समझते हैं कि होता क्या है कि जब छात्र जीवन में होते हैं तो खाना कौन बनाए। और आज अगर मेड नहीं आई तो बिल्कुल नहीं। और अगर अगल बगल में पता चल गया बारात, तो बारात का एक होता है सिस्टम कि आप लोगों के पास बस नए कपड़े होने चाहिए। कहते हैं ना 3 इडियट में कि किसी भी जगह जाने के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है। ठीक, आपकी जेब में पैसा क्या है, कितना है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म तो होनी चाहिए ना। तो सेम चीज बारात के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है। बढ़िया अच्छा कोट होना चाहिए, एक ब्लेजर हो जाए और पैंट शर्ट हो, ना हो तो जीन्स और टी शर्ट एकदम टॉप क्लास का हो, जूता बढ़िया साफ रखे ही रहते हैं सब लोग। शुरू जैसे ही किसी के बारात में जाते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, खाना। तो चाचा जी नमस्ते, और फिर डट गए खाने में। तो खाना इस लेवल पे खाते हैं, इस लेवल पे पहुंचा देते हैं कि एक पेट की क्षमता है ना, अब उस क्षमता के ऊपर लेके जाओगे, फिर लास्ट में आता है कि गले तक भर गया। तो अचानक से एक आवाज आती है कि अरे भाई कॉफी तो रह गई है, भाई कॉफी तो टच ही नहीं हुई यार। कॉफी कहाँ, कॉफी यार 20 रुपए की मिलती है, कॉफी भी पीना जरूरी है। लेकिन हमें हिम्मत पड़े, कह रहे यार अब बस लास्ट सिप है, सब तो खा ही डाले, जितना आइटम था सब खाएं, अब बस कॉफी बची है, कॉफी भी पी लेते, टेस्ट तो ले लें यहाँ की, फिर अगली बार इसकी यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, कॉफी कैसी रहे कैसे ना, फिर कॉफी भी पी ली। अब कॉफी पीने के बाद होता क्या है कि एक समय तक आपका पेट उसको मैनेज करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बाहर, मतलब उल्टी होना शुरू, वॉमिटिंग का प्रोसेस आप रात भर फिर शुरू कर दे। तो ऐसे मित्र होते हैं जो मित्र से अच्छे दुश्मन कहला लिए जाएं, उन्हें तो बड़ा अच्छा होता। तो जब यहां पर आपका मैग्मे में फिर से क्या हुई थी, महासागरीय क्रस्ट का विनाश हुआ। यहां पर इसमें क्या हुआ था, अभी महासागरीय क्रस्ट का विनाश हुआ था, विनाश। तो ये कटक के माध्यम से जो ये यहां पर
एक्स्ट्रा लावा बन गया। क्या हो गया? लावा अधिक हो गया, अधिक। और यहां महासागरीय क्रस्ट का निर्माण विनाश हुआ है, तो इसका मतलब है महासागर का संकुचन हो जाना चाहिए। संकुचन होना चाहिए था। ठीक, अब समझो, जब यहां पर लावा हुआ और ये कटक का क्षेत्र है, कटक का, तो यहां से फिर से वॉल्केनो आएगा। इस महासागरीय, ये क्या है? महासागरीय क्रस्ट है ना, इसके ऊपर सागरीय क्रस्ट। ठीक, इस कटक से ज्वालामुखी का उद्गार होगा, कटक से पुनः ज्वालामुखी का उद्गार होगा। और जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो फिर क्या होगा? पुनः महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होगा। तो इसका मतलब है कि महासागरीय क्रस्ट का क्या हो रहा? विनाश और निर्माण ये लगातार चलता है, एच लाइक का कन्वेयर बेल्ट की तरह के रूप में। एक तरफ विनाश और दूसरी तरफ निर्माण की स्थिति बनी रहती है। ठीक, इस तरह की स्थिति बनी रहती। अब यहीं पर एक विश्लेषक पूरी तरह से जब पता चला तो ये कहा गया कि अफ्रीका से दक्षिणी अमेरिका इसी क्रम में दो सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से 200 मिलियन वर्ष क्या 200 मिलियन वर्ष के दौरान अलग हुआ था। क्या हुआ? 200 मिलियन वर्ष में अफ्रीका से दक्षिणी अमेरिका अलग हुआ। अब देखो, एक एक चीज को यदि हम लोग समझें इस स्टेप में, तो पूरा गेम प्लान जो हैरी हैस ने बताया कि भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम जो आप लोग सोच रहे हैं कि सागर को सिकुड़ जाना चाहिए था, सागर सिकुड़ा क्यों नहीं? क्योंकि एक तरफ तो विनाश हो रहा और दूसरी तरफ निर्माण हो रहा। तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि भारत की जनसंख्या कम क्यों नहीं हुई? एक तरफ तो एक आदमी मर रहा है, ठीक, एक परिवार में किसी परिवार की बात कर लें XYZ, तो वहां पर बाबा जी मरे और बाबा जी के 3 बेटे थे, 3 बेटों के 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों के एक एक बच्चा पैदा हो गया। जिस वर्ष बाबा जी मरे उसी वर्ष 3 बच्चों की संख्या बढ़ गई। मतलब जनसंख्या कम कहां? जहां विनाश हुआ वहीं निर्माण हो रहा है।
एक तरफ समाप्त एक तरफ बनना, एक तरफ समाप्त एक तरफ बनना, यही प्रकृति का नियम है और इसी नियम से ही पूरी चीजें व्याख्यायित हो रही हैं। ठीक, तो ये हैरी हैस महोदय का जो नियम इन्होंने दिया कि जो सागर का जो सागर तल है इसका प्रसार क्यों नहीं रुक रहा, जो महासागरों का नीतल है वो संकुचित क्यों नहीं हो रहा है, वो कमजोर क्यों, वो धीरे धीरे उसे सिकुड़ जाना चाहिए था। जैसे कि मैंने अभी अरल सागर का आपको एग्जांपल दिया कि अरल सागर की जो स्थिति हुई वो अवसादों के डिपोजिशन से, जो सेडिमेंट्स थे, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से क्या हुआ, आपके अरल सागर सूख गया। तो इसका मतलब है कि जो आपका ये महासागर हैं ये भी तो अवसादों के निक्षेप से क्या हो सकते हैं, सूख सकते हैं। धीरे धीरे इन्हें अवसादों के निक्षेप से सूख जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जहां पर क्या हो रहा, अवसादों का निक्षेप हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा, वहीं पर आपके पृथ्वी महासागरीय क्रस्ट का भी विनाश हो रहा और क्रस्ट का निर्माण भी हो रहा, तो इनके सूखने की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो ये चीज आप लोगों को, दूसरा ये बनने और बिगड़ने के क्रम में जो ज्वालामुखी क्रियाएं चल रही हैं उससे क्या हो रही है, आपके महासागरों का प्रसार जो है वो महासागरीय प्लेट या महासागरीय धरातल वो लगातार क्या है, गतिशील है, स्थिर नहीं है। स्थिर का मतलब है कि एक ही जैसी सिचुएशन लगातार बनी रहे, उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन ना आए। लेकिन इसमें क्या है कि ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्वालामुखी का विनाश हो रहा है, वो महासागरीय धरातल का विनाश हो रहा है, निर्माण हो रहा। तो निर्माण और विनाश के क्रम में जब ये प्रक्रिया हो रही है तो इसका मतलब स्पष्ट ये समझ में आता है कि किसी भी प्रकार से सागरीय नीतल जो है वो क्या है, स्थिर ना होकर डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, उसमें लगातार प्रक्रियाएं चल रही हैं। ठीक, अब यहां तक की चीजें आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गई। एक एक पॉइंट को बहुत तसल्ली से समझाने का प्रयास किया हूं, जहां जहां से आप लोगों को जोड़ सकता हूं थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इधर उधर की बातें भी पता होंगी, तो वहां से भी जोड़ने का प्रयास हम लोगों का रहता है कि आप लोगों के दिमाग में रट्टा मारने वाला जो कॉन्सेप्ट आप लोग बनाए उन्हें कि रट के रट के रट के, तो मेरे भाई बहनों कितना रट लोगे। यूपीएससी रटने का गेम नहीं, पढ़ने और समझने का गेम है। जितना समझे रहोगे उतना आपका माइंड क्या हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। स्टैटिक माइंड की आवश्यकता नहीं होती है, यूपीएससी हो चाहे पीएससी हो। आप अगर याद नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बातें क्लियर हैं, तो आप उससे रिलेटेड यदि उसने कुछ और भी पूछा है जो मे बी आपने पढ़ा भी नहीं है, भूल भी गए हो, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप चीजें वो वाली कर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि चीजों को समझिए तसल्ली से, जहां ना समझ में आए उन पॉइंट पे बताइए कि सर ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आए हैं, मैं उनकी डाउट क्लास लूंगा ही लूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। ये बातें हम लोगों की निरंतर चल रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों के पीसीएस और यूपीएससी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, इनको भी हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। तो आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनी चीजों को मेंटेन करिए, जितना ज्यादा लोगों से शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और पढ़ाई को एकाग्रता से करते रहिए, क्योंकि ये प्रारंभिक और मेंस दोनों की क्लास से संबंधित क्लास चल रही है मेरी, जो कॉन्सेप्ट की चल रही। तो यहाँ पर थोड़ा स्थिर भाव होकर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।